बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। आज मैंने टॉपिक लिया है बच्चों पी ब्लॉक के तत्व से। बच्चों पी ब्लॉक के तत्व से जो आज का सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा हुआ है वो है फास्फोरस के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, उनका अणु सूत्र और संरचना सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों सबसे पहला जो ऑक्सी अम्ल मैंने लिया हुआ है, सबसे पहला ऑक्सी अम्ल है हाइपोफास्फोरस अम्ल। बच्चों इसका जो अणु सूत्र है वो होता है H3PO2। बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी संरचना है। बीच में ये जो भाग आप देख रहे हैं ये फास्फोरस है। फास्फोरस से दो हाइड्रोजन के परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जबकि इस पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है और इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो फास्फोरस होगा उसका जो ऑक्सीकरणांक होगा वो कितना होगा बच्चों, +5 होगा, ठीक है। इसको आप निकाल कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरणांक है वो +1 है और 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरणांक है ये -2 है और दो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा -4 और ये +3, ठीक है। बच्चों इस तरह से अपन इसको सॉल्व करके फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके ऑक्सीकरणांक की गणना कर पाएंगे। फिलहाल मैं ऑक्सीकरण अंक निकालने का जो तरीका वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो यहां पर उनको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा ताकि प्रश्न बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हमने प्रश्न लिया है कि फास्फोरस के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, अणु सूत्र और संरचना सूत्र मुझे आपको दिखाने हैं, तो अभी मैं आपको इन्हीं चीजों से ही अवगत करूंगा। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सी अम्ल है वो है फास्फोरस अम्ल। बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है H3PO3 और इस तरह से आप देख पाएंगे ये इसका संरचना सूत्र है। बच्चों इसमें एक फास्फोरस के साथ दो OH समूह जुड़े हुए हैं, इस तरह से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जबकि एक हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बच्चों तीसरा जो मैंने लिया हुआ वो है फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल इसका सूत्र होता है बच्चों अणु सूत्र H3PO4। H3PO4 में एक फास्फोरस के साथ बच्चों डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, जबकि OH 3 बार डायरेक्टली फास्फोरस के परमाणु से इस तरह से जुड़ा हुआ है। बच्चों अगला जो फास्फोरस अम्ल है वो है हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल इसका अणु सूत्र H4P2O6। H4P2O6। यहां पर बच्चों दो फास्फोरस परमाणुओं के बीच में सीधा एक बंध से ये जुड़े होते हैं, जबकि प्रत्येक फास्फोरस के सिरे पर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा होगा और प्रत्येक फास्फोरस पर दो OH समूह एकल बंध के साथ, है ना, सिंगल बंध के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। बच्चों इस तरह से ये जो संरचना सूत्र आप देख पा रहे हैं ये हाइपोफास्फोरिक अम्ल का है। नेक्स्ट जो मैंने लिया बच्चों वो है पायरोफास्फोरिक अम्ल। बच्चों पायरोफास्फोरिक अम्ल उसका जो अणु सूत्र है वो है H4P2O7। पायरोफास्फोरिक अम्ल और हाइपोफास्फोरिक अम्ल में एक समानता है और वो समानता ये है बच्चों कि अगर हम दो फास्फोरस के बीच में ये जो आप बंध देख रहे हो ना, अगर इस बंध को तोड़ दें और इन दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु से इनको जोड़ दें तो ये जो हाइपोफास्फोरिक अम्ल है वो पायरोफास्फोरिक अम्ल में बदल जाएगा। इस तरह देखिए दो फास्फोरस के बीच में अब कोई भी बंध यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि इनसे एक ऑक्सीजन का परमाणु सीधा ही जुड़ा हुआ है। बाकी शेष जो हमारा अम्ल है वो हाइपोफास्फोरिक अम्ल के जैसा ही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इनको कंपेयर करके याद रखने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ये हमको काफी समय तक मेमोराइज रहेंगे और हम इनको याद रख पाएंगे। बच्चों अगला जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिया हुआ है वो है प्रश्न क्रमांक 2। लाल फास्फोरस एवं जो सफेद फास्फोरस है, मैंने उनके गुणों की आपको तुलना करके दिखाया हुआ बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाल फास्फोरस एवं सफेद फास्फोरस में गुणों के आधार पर इनकी तुलना कीजिए या अंतर बताइए। तो मैंने सबसे पहला जो बिंदु यहां पर मेंशन किया हुआ वो है गंध, यानी जब हम दोनों ही फास्फोरस को स्मेल करने की कोशिश करते हैं या हमारे ये नजदीक होते हैं हमको ये किस तरह की गंध प्राप्त होगी इनसे। तो बच्चों अगर श्वेत फास्फोरस है ना, सफेद रंग का है, तो उससे लहसुन की जैसी स्मेल आएगी बच्चों, लेकिन अगर लाल फास्फोरस होगा तो वो गंधहीन होगा, मतलब उससे किसी भी प्रकार की कोई गंध हमारे पास तक नहीं आएगी। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आप के सामने फास्फोरस की कोई वैरायटी रखी जा रही है, वो लाल है या सफेद है, आपको ये परीक्षण करना है, तो गंध के आधार पर आप कैसे करेंगे।
अगर आप किसी फास्फोरस को स्मेल कर रहे हैं और आपको कोई गंध प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब वो लाल फास्फोरस है। लेकिन अगर आपको हल्का सा ऐसा लग रहा है कि उसमें लहसुन की स्मेल है, तो आप कह दीजिए कि वो श्वेत फास्फोरस, सफेद फास्फोरस होने की संभावना होगी। फिर हम पहले बिंदु के बाद हम दूसरे बिंदु की तुलना कर लेंगे। दूसरा बिंदु है बच्चों वायु से क्रिया। वायु से क्रिया जब हम श्वेत फास्फोरस की कराते हैं तो याद रखिए बच्चों, ये कमरे के सामान्य ताप से 30 डिग्री अधिक ताप पर, है ना, ये वायु के साथ जलकर ये ऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी जो सफेद फास्फोरस है ये सामान्य कमरे के ताप से 30 डिग्री अधिक ताप पर ये वायु से क्रिया करेगा और ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जबकि जो लाल फास्फोरस होते हैं बच्चों, तो लाल फास्फोरस 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु के साथ जलकर ये ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। यानी इनको उच्च ताप की आवश्यकता होगी, ये साधारण ताप पर नहीं जलने वाले बच्चों। इसके अलावा बिंदु नंबर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो बच्चों याद रखिए कि जो श्वेत फास्फोरस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फॉस्फीन का निर्माण करते हैं, जबकि जो लाल फास्फोरस है वो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते, मतलब ये फॉस्फीन का निर्माण भी नहीं करेंगे। बच्चों अगला जो बिंदु मैंने लिया हुआ महत्वपूर्ण है, क्लोरीन के साथ क्रिया। तो बच्चों याद रखिए कि श्वेत फास्फोरस सामान्य ताप पर क्लोरीन से क्रिया कर क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जबकि जो लाल फास्फोरस है ये उच्च ताप पर क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण तुलना के मैंने कुछ आपको प्रमुख बिंदु से अवगत कराया। इसके अलावा बच्चों मैंने एक प्रश्न आपके सामने ले रखा है और वो प्रश्न है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। बच्चों अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है इसका डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है। मैं पूरी इसकी जो विधि है वो आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। बच्चों सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये एक चेंबर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संपीड़क। ये संपीड़क है बच्चों। इस संपीड़क में क्या करना है, हम अपने हमारे वातावरण की जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन है ना, इनके मिश्रण को हम इस संपीड़क में क्या करेंगे, सबसे पहले भर देंगे। इसको भरने के लिए लगभग हम इसको 25 ATMP है ना, 25 ATMP बहुत उच्च दाब पर हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, भर देंगे। फिर बच्चों इसको पंप के द्वारा खींचकर हम इसको उत्प्रेरक कक्ष में डालेंगे। कौन से कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष में। बच्चों यहां पर जो Fe है ये उत्प्रेरक है, जबकि यहां पर जो मॉलिप्लैटिनम आप देख पा रहे हो MO, ये उत्प्रेरक वर्धक है। यानी जो आयरन नाम का जो उत्प्रेरक है ये जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में बदलता है, तो चूंकि अमोनिया निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ली-सातेलिय सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो जैसे ही क्या होगा बच्चों, एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो ये 2 आयतन अमोनिया का निर्माण करेगी। यानी हम यहां पर 4 आयतन अभिकारक इस्तेमाल करेंगे, जबकि उत्पादक केवल 2 आयतन बनेगा। यानी उत्पादक की मात्रा में तेजी से कमी होगी। तो ये अभिक्रिया जो होगी वो विपरीत दिशा में उत्क्रमणीय दर से लौटने लगेगी। यानी जो अमोनिया ये पुनः टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण न करने लगे, इसीलिए हमको यहां पर उत्प्रेरक वर्धक की आवश्यकता आन पड़ेगी। तो बच्चों मॉलिप्लैटिनम आयरन उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाकर लगातार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में क्रिया करा के केवल अमोनिया में क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। और बच्चों हमको उत्प्रेरक कक्ष का जो दाब है वो रखना होगा 200 से 300 वायुमंडलीय, जबकि ताप उच्च रहेगा 500 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप। यहां पर जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहुंचेगी बच्चों उत्प्रेरक कक्ष में, यहां पर अमोनिया का निर्माण होगा, जिसको हम खींचकर आगे लिंडे चैम्बर में डाल देंगे। बच्चों लिंडे चैम्बर में क्या होता है, एक जिगजैग नली होती है जिसमें जो जल क्षितित यानी जल के द्वारा जिसको ठंडा करके रखा जाता है, ताकि ये जो गैस रूप में अमोनिया आए वो धीरे धीरे करके यहां पर द्रवित हो जाए, और जब वो लिक्विड हो जाएगी तो धीरे धीरे करके वो नीचे एकत्र हो जाएगी। बाद में जब उसका स्तर बढ़ेगा तो हम उसको यहां पर क्या कर लेंगे, लिक्विड के रूप में प्राप्त करके उसको अलग करते जाएंगे। अमोनिया की जो मात्रा यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विखंडित होगी या वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगी, उसको हम वापस इस पंप के द्वारा खींचकर हम वापस क्या करेंगे बच्चों, उसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर वापस कहां भेज देंगे, उत्प्रेरक कक्ष में। और ये प्रक्रिया बच्चों इस तरह से लगातार जारी रहेगी और चलती रहेगी। बच्चों ये कहलाती है हमारी अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझने के बाद आप इसको पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़िए, डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, इसका रासायनिक समीकरण देखिए। बच्चों बहुत अच्छी तरह से यह अभिक्रिया आपको और यह विधि आपको समझ में
आ जाएगी। बच्चों आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया, ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।